आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो फंगस में दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। बैक्टीरिया में तो सिर्फ एक ही एसेक्सुअल थी ना, और किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी? साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। फंगस में जो है वो दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन है, बोथ, यानी एसेक्सुअल भी होती है रिप्रोडक्शन, इसमें एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्सुअल, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी वाली रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पता है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, फ्यूजन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जाइगोट भी नहीं बनता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी कौन सी रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है ये फंगस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं, ये जिन जिन तरीकों से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, तो उसमें तो आ जाता है सबसे पहले बाय स्पोर्स। एक तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है किसके जरिए? स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करती है। और दूसरा जो इसका मेथड है, ये भी स्पोर ही होता है लेकिन स्पोर से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये भी एक है कोनिडिया, दूसरा कोनिडिया के जरिए करती है। फिर एक और मेथड होता है जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और चौथा जो मेथड है वो है बडिंग। तो फंगस जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू योर बुक, स्पोर्स के जरिए भी करता है, कोनिडिया के जरिए भी करता है, फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी करता है, और किसके जरिए करता है? बडिंग के जरिए भी करता है। तो वन बाय वन हम इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो किससे स्टार्ट करते हैं? बाय स्पोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाय स्पोर्स। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ स्पोर्स के हवाले से। स्पोर आर कॉमन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। मतलब सबसे ज्यादा जो फंगस का कॉमन मीन्स है रिप्रोडक्शन का, कॉमन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, यानी फंजाई में सबसे ज्यादा जो रिप्रोड्यूस करता है, कॉमनली जो फंगस रिप्रोड्यूस करता है, वो स्पोर के जरिए ही जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब ये जो स्पोर्स होते हैं प्रोड्यूस कहां पर होते हैं? ये प्रोड्यूस इन अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजिया। अब देखो ये एक फंगस है, ये फंगस की हाइफी है। ऐसे ही होता है ना फंगस की एक इंडिविजुअल जो है इसका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हाइफी कह रहे हैं। और बहुत सारे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें निकल रहे होते हैं उनको मिलाकर क्या कहते हैं? उनको मिलाकर माइसीलियम कहते हैं। ये इसकी हाइफी हो गई फंगस। अच्छा, कुछ हाइफी ऐसी होती हैं इरेक्ट, ऐसे सीधी होती हैं, कुछ ऐसे इरेक्ट हाइफी निकलती हैं, और इन इरेक्ट हाइफी की टिप के ऊपर एक इस तरह की स्ट्रक्चर निकलती है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। अगर एसेप्टेट हाइफी होगी, यानी जिसके अंदर सेपरेशन लाइन नहीं होगी, तो ये जो स्पोरेंजिया बनता है, तो स्पोरेंजिया और हाइफी के दरमियान में एक सेपरेशन लाइन आ जाती है, यानी यहाँ सेप्टा मौजूद होता है। अगर एसेप्टेट हाइफी होगी तब भी जो है वो नॉर्मली जो है वो जहाँ स्पोरेंजिया जिस जगह पर बनता है वहां पर क्या होता है? वहां पर एक कंप्लीट सेप्टा मौजूद होता है। और देखें कौन सा वाला सेप्टा होता है? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब इसके बीच में कोई पोर नहीं होता, बीच में कोई सुराख नहीं होता है, मुकम्मल तौर पे यहाँ से बंद होता है। तो इस तरह का स्पोरेंजिया जो है कट ऑफ होती है, सेपरेट होती है इस हाइफी से, और किसके जरिए? ये सेप्टा के जरिए बीच में सेप्टा आ जाता है। और इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? इस स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ये स्पोर्स। क्या प्रोड्यूस होगा इसके अंदर? ये
स्पोर्स। तो स्पोर कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पोरेंजिया पर, और जिस हाइफी के ऊपर स्पोरेंजिया लगती है उस हाइफी को कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, मतलब स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करने वाली हाइफी। इस हाइफी के ऊपर स्पोरेंजिया लग रहा है ना, तो अब ये हाइफी कौन सी होगी? इस हाइफी को हम कहेंगे स्पोरेंजियोफोर। अच्छा, अगर इसके स्पोर्स की थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक देख लें, मैं अगर इसमें से एक स्पोर निकाल लेता हूँ, ये लेंगे, इसमें से मैंने एक स्पोर बाहर निकाल दिया। तो अगर स्पोर्स की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसके जो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, फंगस के स्पोर की बात करें तो ये हमेशा जो है वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। चाहे वो, क्योंकि फंगस में स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनते हैं। चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बने चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, स्पोर ऑलवेज क्या होंगे? स्पोर ऑलवेज हैप्लॉइड, यानी स्पोर हमेशा क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड का मतलब क्या होगा? उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होंगे। जैसे मैंने यहाँ एन लिखा है ना, तो एन का मतलब ही ये है कि इसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हैं। हमेशा इसके स्पोर, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बने चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम इस वक्त एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, हमेशा क्या होंगे? हमेशा वो हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड के अलावा वो हमेशा नॉन मोटाइल होंगे। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? इनके ऊपर इस फ्लैजिला नहीं होते। ऐसे स्पोर जिनके ऊपर फ्लैजिला नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कह रहे हैं नॉन मोटाइल। तो ये हमेशा क्या होंगे? इनमें फ्लैजिला नहीं होते, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। एंड नॉट नीडिंग वाटर फॉर देयर डिस्पर्जल, यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। याद रखिएगा, ऐसे स्पोर जिनके ऊपर फ्लैजिला होते हैं उनको मूव करने के लिए हमेशा पानी की जरूरत होती है, और ये स्पोर एक जगह से दूसरी जगह हवा के जरिए, किसी इंसेक्ट्स के जरिए मूव करेंगे, लेकिन पानी के जरिए नहीं करते। तो इसके स्पोर चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बने चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, यानी वो फ्लैजिला उनके पास नहीं होता। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये किस तरीके से स्पोर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं? देखो, स्पोर रिप्रोडक्शन में ऐसे हेल्प करते हैं, मिसाल के तौर पे आप इधर देखो, ये क्या हो गया? ये इसका एक स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया में क्या बन गए? ये स्पोर बन गए। जब स्पोर अच्छे खासे बन जाते हैं तो ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होती है, स्पोरेंजिया ऊपर से बर्स्ट हो गई, बीच में से क्या हो गया? यहाँ से इसकी वॉल बर्स्ट हो गई स्पोरेंजिया की। अब जब स्पोरेंजिया की वॉल बर्स्ट हो जाती है तो ये स्पोर बाहर रिलीज हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, आजाद हो गई है स्पोर ऐसे बाहर। अब हवा के जरिए या किसी इंसेक्ट के जरिए पूरे एटमॉस्फेयर में से ये स्पोर फैले हैं। तो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऐसे पूरे फैल जाते हैं। अभी इस वक्त हम, मेरे चारों तरफ भी बहुत सारे स्पोर मौजूद होंगे फंगस के, मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। आपके चारों तरफ भी बहुत सारे फंगस के स्पोर हवा में, आपको नजर ही नहीं आ रहे। अब कैसे पता लगेगा ये स्पोर आपके चारों तरफ मौजूद हैं? एक काम करें, गीली रोटी होती है ना, रोटी होती है, कोई गीली रोटी रख दें, एक दो दिन के लिए थोड़ा सा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में क्या रख दें? ये गीली रोटी रख दें। जब ये गीली रोटी होगी तो अभी इसको कोई, इसका जब तक ये गीली रोटी नहीं है तो किताब, जमीन, ये इसका सबस्ट्रेटम नहीं है। अब जैसे ही इसको कोई ब्रेड मिलेगी, यहाँ पर आपने ये ब्रेड रख दी ना, अब ये ब्रेड इसका सबस्ट्रेटम है। जैसे ही ये सुटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरेगा, यहाँ जैसे ही ये इस ब्रेड पर गिरेगा स्पोर, ये देखें ये स्पोर ब्रेड पर गिरेगा, जैसे ही इसको सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा ये जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेट करने का मतलब क्या है? इसमें से हाइफी निकलना शुरू हो जाएंगी, एक नया फंगस इसमें से डेवलप होना शुरू हो गया, और ये दूसरा स्पोर भी यहाँ पर गिर गया। तो इससे भी क्या होगा? इससे भी जो है वो दूसरा जो स्पोर है, ये जब यहाँ पर गिरेगा तो इसके अंदर से भी एक नई फंगस निकलना शुरू हो जाएगी। तो अब आप देख लें कि इन्होंने जो रिप्रोड्यूस किया है वो किस तरह से किया है? वो स्पोर्स के जरिए। और स्पोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं यहाँ पर, ये फंगस के स्पोर के हवाले से स्पेशली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए। और सिंपली क्या होता है, स्पोर कैसे जर्मिनेट करता है, कब जर्मिनेट करता है? व्हेन स्पोर लैंड ऑन सुटेबल प्लेस। इस वक्त स्पोर के लिए जो सुटेबल प्लेस है वो क्या है? वो ब्रेड है। जब इस पर लैंड करेगा, यानी इस पर आकर गिरेगा या इसके साथ अटैच हो जाएगा, दे जर्मिनेट, उसके बाद क्या कर जाएंगे? ये जर्मिनेट, गिविंग मैनी मैनी पैथोजेन, यानी फंगस हाइफी, गिव राइज न्यू फंगल हाइफी, और नई फंगल हाइफी इसमें से निकलना जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये किसके जरिए रिप्रोडक्शन हो गई? ये हो गई स्पोर के जरिए। अब आ जाते हैं दूसरी रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप की तरफ। ये क्लियर हो गया स्पोर?
क्लियर हो गया स्पोर? नेक्स्ट की तरफ चलें। यस अब आगे सर। की बात करते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं स्पोर के बाद दूसरा जो है, ये दूसरा जो स्पेशल टाइप का एक स्पोर होता है, इसको भी मैं स्पोर ही कहूंगा, लेकिन ऊपर वाले स्पोर से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। और दूसरा जो ये रिप्रोड्यूस करता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ये रिप्रोड्यूस करता है बाय कोनिडिया। रिप्रोड्यूस करता है बाय कोनिडिया। अब देखें ये कोनिडिया होते क्या हैं। अब कोनिडिया के बारे में मैं थोड़ा सा पॉइंट लिखवा देता हूँ। चलें इसको कोनिडिया को भी थोड़ा रेडी कर देता हूँ, जब ऊपर हेडिंग रेड में दिए तो बाय कोनिडिया। अब कोनिडिया क्या होते हैं? कोनिडिया आर नॉन मोटाइल asexual spores Conidia are non-motile asexual spores which are cut off at the end of which are cut off at the end of modified hyphae cut off modified hyphae called conidiophore। चलो पहले यहाँ भी थोड़ा सा बना देता हूँ, पहले वाली स्पोरेंजिया का भी बना देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप उसको कंपेयर कर सको। ये तो स्पोरेंजिया, ये स्पोर थे। पहले वाले जो स्पोर मैंने आपको बताए थे वो किस पर लगे थे? वो थे स्पोरेंजिया के अंदर। ये था स्पोरेंजिया के अंदर। और जिस हाइफी पे स्पोरेंजिया लगती थी उस हाइफी को क्या कह रहे थे? उसको कह रहे थे स्पोरेंजियोफोर। अब इधर दूसरी तरफ आ जाए, या नीचे कोनिडिया की अगर हम बात करें। अब कोनिडिया किस पर प्रोड्यूस होते हैं? कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं एक स्पेशल टाइप की हाइफी होती है, और उस हाइफी को हम कहते हैं कोनिडियोफोर। ये हाइफी क्या है? इस हाइफी को हम कह रहे हैं कोनिडियोफोर। अब ये कोनिडियोफोर जो है, इसकी जो टिप है, ये ऊपर वाला सिरा, ये इसकी टिप है। इसकी टिप से ये छोटे छोटे पोर्शन में, स्मॉल पोर्शन में कट ऑफ हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे पोर्शन में क्या हो गई? ये कट ऑफ हो गई। और कट ऑफ होकर क्या बना लेगी? छोटे छोटे स्पोर्स बना लेगी। देखिए क्या बन रहे हैं इसके ऊपर? ये छोटे छोटे स्पोर्स बन रहे हैं। और इन स्पोर्स को हम क्या कह रहे हैं? इनको हम कह रहे हैं कोनिडिया। अब देखें ऊपर वाले स्पोर में, इस स्पोर में और कोनिडिया में क्या फर्क है? इस स्पोर और कोनिडिया में ये फर्क है कि कोनिडिया नॉट प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया। यानी कोनिडिया जो है वो किसमें बंद नहीं है? स्पोरेंजिया में बंद नहीं है। याले स्पोर किसमें बंद है? स्पोरेंजिया में। और देखें कोनिडिया के तो चारों तरफ स्पोरेंजिया नहीं है ना, मतलब कोनिडिया जो है वो स्पोरेंजिया में बंद नहीं है। कोनिडिया क्या है? ये ओपन है। तो अब आपको जो फर्क याद रखना है वो क्या याद रखना है? वो यही है कि कोनिडिया भी स्पोर ही हैं, लेकिन ये ऐसे स्पोर हैं जो स्पोरेंजिया में नहीं पैदा होते। ये कैसे बनते हैं? एक स्पेशल हाइफी होती है जिसको कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडियोफोर हाइफी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होती है, कट ऑफ हो जाती है, और उससे ये छोटे छोटे स्पोर बनते हैं जिनको हम कोनिडिया कहते हैं। अब जब हवा चलती है तो ये कोनिडिया एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ऐसे डिस्पर्स हो जाएंगे, हवा में ऐसे डिस्पर्स हो जाएंगे सारे ये कोनिडिया, ऐसे डिस्पर्स होंगे। और सेम उसी तरीके से जर्मिनेट करेंगे। किसी ब्रेड पर किसी चीज पे गिरेंगे तो वहां पर ये क्या करेंगे? जर्मिनेट कर जाएंगे। बस आपने ये याद रखना है कि ये स्पोरेंजिया और कोनिडिया में ये मेन डिफरेंस याद रखना है कि स्पोरेंजिया स्पोर, जो एक स्पोर नॉर्मल जो स्पोर है वो स्पोरेंजिया के अंदर बंद है, जबकि कोनिडिया ऐसे स्पोर हैं जो स्पोरेंजिया में बंद नहीं होते। ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? कि इनके पास भी फ्लैजिला नहीं होता। और ऊपर वाले स्पोर भी नॉन मोटाइल थे। फर्क इन दोनों में सिर्फ किसका है? स्पोरेंजिया का है। तो ये दूसरा तरीका हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब तीसरे तरीके की तरफ जाते हैं। और एक और बात याद रखें कि आपकी बुक में लिखा हुआ है पॉइंट, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कोनिडिया जो होते हैं ना, कुछ कोनिडिया ऐसे होते हैं जो क्लस्टर की शक्ल में होते हैं। ये जो मैंने कोनिडिया बनाई है किस शक्ल में है? क्लस्टर की शक्ल में है। और कुछ कोनिडिया ऐसे भी प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर में, जो किसकी फॉर्म में होते हैं? जो चेन की शक्ल में होते हैं। ऐसे ये देखें चेन है, ऐसे क्लस्टर की शक्ल में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, और ये चेन की शक्ल में भी जो है वो, चेन की फॉर्म में भी जो है वो क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं।
चलें अब दूसरी वाली रिप्रोडक्शन की, अब कोनिडिया भी हो गया। कोनिडिया के बाद तीसरी इसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है उसकी तरफ चलते हैं, और वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। फ्रेगमेंट्स किसको कहते हैं? टुकड़ों को कहते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन इज सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम। सिंपल फ्रेगमेंटेशन क्या है? सिंपल ब्रेकिंग ऑफ mycelium into fragments। यानी फंगस जो होती है उसकी माइसीलियम यानी उसकी जो हाइफी, माइसीलियम इज नथिंग बट इट इज द कलेक्शन ऑफ हाइफी। तो उसकी जो माइसीलियम हाइफी स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन हो जाती है, गिव और ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। अब क्या होगा इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन में? देखो ये एक फंगस है, उसकी ये माइसीलियम है। चलें इसको मैं कह देता हूं ये माइसीलियम है। अब ये माइसीलियम के अंदर ये हाइफी है, ये हाइफी और ये हाइफी, हाइफी कह लें या माइसीलियम कह लें। अब क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ऐसे। ये अब इसको क्या होगा, ये ऐसे, चलें इसको मैं बना देता हूँ यहाँ, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन हो गया ये ऐसे। ये देखो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो गया। ये है फ्रेगमेंट, टुकड़े। फ्रेगमेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये टुकड़े। हर फ्रेगमेंट से क्या होगा, हर फ्रेगमेंट से एक नया माइसीलियम या एक नया फंगस निकलना शुरू हो जाएगा। इस फ्रेगमेंट से एक नया फंगस निकल गया, इस फ्रेगमेंट से नया फंगस निकला, इससे ये निकला, ये निकलता चला जाएगा। ये देखो, तो इस तरह से ये फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी फंगस की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है, और वो है बडिंग। बडिंग का नाम जब आता है तो एसेक्सुअल रिपोर्ट एक तो हाइड्रा में बडिंग के जरिए होती है, और दूसरा फंगस में भी। और तमाम फंगस में ये नहीं पाई जाती बडिंग। ये किसमें, ये जो है वो जिस फंगस में पाई जाती है, फाउंड इन यीस्ट। फाउंड इन यीस्ट। यीस्ट एक ऐसी फंगस है जो यूनिसेलुलर है, यानी एक सेल पर कंसिस्ट होती है। अब बडिंग में बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो है वो स्मॉल आउटग्रोथ अराइज होती है। एक इसमें क्या अराइज होती है, स्मॉल आउटग्रोथ और बड अराइज व्हेन सेपरेट जब वो सेपरेट होती है, ग्रो बाय सिंपल सेपरेट फॉर्म न्यू इंडिविजुअल या न्यू यीस्ट। अब आप इधर देखें, ये एक यीस्ट का सेल है, इस यीस्ट के सेल से एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलेगी। इस यीस्ट के सेल से एक स्मॉल यहाँ पर क्या निकली, आउटग्रोथ निकली। आउटग्रोथ को हम क्या कह रहे हैं, बड। एसिमेट्रिक होगी, कोई सिमेट्री इसकी नहीं होती है, कैसे आउटग्रोथ निकले, बड। और जब ये बड यहाँ से सेपरेट होगी, यहाँ से अलहदा होगी, यानी फंगस के सेल से जो है वो, ये यीस्ट के सेल से जब ये बड जो है वो अलहदा होगी, ये बड जो है अलहदा हो गई जब सेल से, तो यही बड जो है एक नया इंडिविजुअल या नया यीस्ट का सेल बना लेगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बडिंग। सबसे पहले सेल से क्या हुआ, एक छोटी सी आउटग्रोथ निकली है, और जब ये आउटग्रोथ सेपरेट हुई तो इन्होंने नया यीस्ट डेवलप कर दिया। तो इट वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। हमने क्या पढ़ा, ये मैंने आपको बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फंजाई रिप्रोड्यूस asexually by spore, the most common means of reproduction. Generally, fungi reproduce by spores. After spore, I told you about conidia. There is a one difference between conidia and spore, which is that spores are produced within sporangia, while conidia are not produced inside sporangia. After that, fungus can reproduce by fragmentation, or they can also reproduce by budding. इसके बाद आ जाते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। ये तो हमने एसेक्सुअल कौन है? रिप्रोडक्शन की बात करी। अब हम बात मैंने करते तो हैं कौन सी वाली रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
पता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चीजें मिलती हैं आपस में, फ्यूज होती हैं, जाइगोट बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसी पॉइंट को बता देता हूं कि डिटेल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिटेल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is different. Detail of sexual reproduction is different in different group of fungi. फंजाई यानी फंगस के जितने भी ग्रुप हैं, इन तमाम ग्रुप के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब फंगस के मैं भी आपको 4 ग्रुप बताऊंगा, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा और ड्यूट्रोमाइकोटा। ड्यूट्रोमाइकोटा में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं है, और जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और जो बेसिडोमाइकोटा है, तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट तरीके से होती है। यानी उनकी डिटेल, जो उनकी डिटेल है या उनकी जो एक्सप्लेनेशन अगर मैं करूंगा तो वो डिफरेंट है। लेकिन 2 थिंग्स आर कॉमन, 2 चीजें कॉमन होती हैं, बात याद रखनी है, 2 थिंग्स आर कॉमन, 2 चीजें इसमें जो है वो क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। एक तो होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियस लाजमी तौर पे आपस में फ्यूज होते हैं, और दूसरा होता है मियोसिस, यानी लाजमी तौर पे मियोटिक डिवीजन होती है। कैसे होता है ये सब कुछ मैं भी आपको बाद में बताता हूँ, अभी आगे डिटेल में डिस्कस करता हूँ इसको। लेकिन अभी एक बात याद रख लो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिटेल होती है वो फंगस के जो डिफरेंट ग्रुप हैं उनमें डिफरेंट होती है, मगर 2 चीजें सब में लाजमी तौर पर मौजूद होती हैं। एक तो ये हो गया फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, और दूसरा क्या है, मियोसिस। अब क्या होता है ये मैं भी आपको बताता हूँ। चलो, अब मान लो कि ये फंगस के 2 सेल हैं, गैमेट्स कह लो या फंगस के इसको 2 सेल कह लो, जो भी, ये फंगस के 2 सेल हैं। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो इन्होंने क्या करना है, आपस में मिलना है। अब पता है फंगस के सेल के अंदर न्यूक्लियस भी, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, ये तो पता है ना, फंगस के तमाम फंगस में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, ये भी एन है और ये भी एन है। अब क्या होता है, जब 2 फंगस के सेल आपस में मिलते हैं, असल में मिलना इनके न्यूक्लियस में होता है। तो क्या होता है, जब फंगस के सेल आपस में मिलेंगे तो सबसे पहले तो एक दूसरे के थोड़ा क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मिलने के लिए आपको पता है ना, करीब आना जरूरी होता है। तो वो क्या हो गया, ये अब थोड़ा सा क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा इसके जो है वो करीब आ जाएंगे, ये आ गया करीब, ये देखें ये सेल इसके करीब आ गया, मिल गया इसके साथ, ये इसके करीब आ गया। लेकिन अभी अच्छे से नहीं मिले हैं, ये बिल्कुल ही एक हो जाना चाह रहे हैं अभी। अब ये दोनों मिलके क्या होना चाह रहे हैं कि हम एक हो जाएं। अब एक कब होंगे, जब दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में मिलेगा, इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म जब आपस में मिल जाएगा तो ये एक हो जाएंगे। अब क्या होगा, उसके बाद इनके बीच में ये मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व होगी, और उसके बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में से मेम्ब्रेन बीच में से डिसॉल्व होगी, और दोनों आपस में क्या होगा, ये इनका साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो गया। ये ले देखें, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। अब जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो इनका पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, और साइटोप्लाज्म के फ्यूज होने को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी में सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी कह किसको रहे हैं, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो ना, 2 सेल थे फंगस के, एक सेल ये था और दूसरा सेल ये था। पहले दोनों एक दूसरे के करीब आए, करीब आने के बाद और करीब आए तो उनका जो है वो साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो गया। अब ये दोनों मिल गए, एक सेल बना लिया। तो सबसे पहले तो इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। उसके बाद अब इसने क्या करना है, अब इन्होंने अपने ये न्यूक्लियस क्यों अलग-अलग है, अभी चाहेंगे अपने न्यूक्लियस को भी फ्यूज करें, और न्यूक्लियस के फ्यूज होने को हम कहेंगे कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी में किसी चीज की फ्यूजन होगी, कैरियोगेमी में इसका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, दोनों, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज होंगे तो आपको पता है एन और एन जब आपस में मिलेंगे, ये एन और एन आपस में मिलेंगे
तो n और n के आपस में मिलने से क्या होगा, n और n के आपस में मिलने से 2n वाला जाइगोट बन जाएगा। 2n वाला क्या बन गया, ये जाइगोट। तो एक चीज क्या होती है, एक चीज तो सबसे पहले ये करते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, यानी प्लाज्मोगेमी तो लाजमी होनी है जब न्यूक्लियस ने मिलना है, तो उससे पहले साइटोप्लाज्म तो मिलेगा। लेकिन साइटोप्लाज्म मिला किस लिए, क्योंकि फ्यूजन, किसकी फ्यूजन होनी है, न्यूक्लियस की। तो देखें सबसे पहले इनके न्यूक्लियस आपस में मिल गए, जब न्यूक्लियस मिल गए तो 2n वाला क्या बन गया, जाइगोट बन गया। लेकिन हमें पता है कि फंगस जो सेल होते हैं वो तो हैप्लॉइड होते हैं, ज्यादा देर डिप्लॉइड रह ही नहीं सकते। तो ये डिप्लॉइड वाला जाइगोट बन तो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होती है, जाइगोट में मियोसिस हो जाती है। जाइगोट में क्या हो जाती है, मियोसिस। और आपको पता है कि मियोसिस सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो इस जाइगोट में मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद इससे जो नए सेल बनेंगे वो कैसे सेल बन जाएंगे, वो बन जाएंगे हैप्लॉइड सेल। ये देखें सब हैप्लॉइड सेल, दोबारा हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए। और इनसे जो हाइफी निकलेंगी वो भी क्या होंगे, उनमें भी जो है वो हैप्लॉइड जो है वो न्यूक्लियस होंगे। तो पहले क्या हुआ, पहले कैरियोगेमी हुआ, पहले फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस फ्यूज हुए, और उसके बाद मियोसिस हो गई, मियोसिस से फिर हैप्लॉइड बन गए। तो क्या यही रहा है कि तमाम फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल डिफरेंट है, लेकिन दो चीजें सेम है, दो चीजें तमाम में होगी। पहला क्या है, पहला होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे आपस में। अब न्यूक्लियस के मिलने से पहले साइटोप्लाज्म तो मिलेगा ही, लेकिन मैं यहाँ साइटोप्लाज्म नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ न्यूक्लियस बना रहा हूँ। ये दो न्यूक्लियस मिले, इनकी फ्यूजन हुई, तो 2n वाला जाइगोट बन गया। और 2n वाला जब जाइगोट बन जाता है, ये क्या हो गई, कैरियोगेमी हो गई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए। और फिर जब ये जाइगोट बनता है, तो इस जाइगोट में क्या होती है, जाइगोट में हो जाती है मियोसिस। और जाइगोट में मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड जो है वो न्यूक्लियस या हैप्लॉइड सेल बनना शुरू हो जाते हैं। ये बन गया हैप्लॉइड। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, कोई बात क्लियर यहाँ तक? यस आगे सर। एक बात और बता दूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फंगस के अंदर, वो ये है कि फंगस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो 3 ग्रुप में होती है। एक तो जाइगोमाइकोटा में होती है, सही है ना, एक होती है एस्कोमाइकोटा में, और एक होती है बेसिडोमाइकोटा में। तीनों में होती है। अब तीनों में फर्क क्या है, अब देखो इस पॉइंट को जरा गौर से समझना। जाइगोमाइकोटा में क्या होता है, जैसे ही किसकी फ्यूजन होती है, जैसे ही न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, जैसे ही प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, इनका पहले क्या हो गया, ये जैसे ही इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, ये प्रोटोप्लाज्म जैसे ही फ्यूज होगा, उसके फौरन ही बाद इनके न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं। न्यूक्लियस भी आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, टाइम नहीं लगता। जैसे ही जाइगोट प्रोटोप्लाज्म मिला, उसके फौरन बाद न्यूक्लियस भी आपस में मिल जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, और उसके फौरन बाद मियोसिस हो जाएगी और हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जो एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि इनके सबसे पहले इनका प्लाज्मोगेमी तो इनमें हो जाती है। ये देखो प्लाज्मोगेमिन में हो जाएगी। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है, इनका ये साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाएगा। ये लो इनका साइटोप्लाज्म यहाँ पर ये फ्यूज हो गया, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है। मगर क्या होता है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, वो न्यूक्लियस इतनी जल्दी फ्यूज नहीं होते। न्यूक्लियस बाद में जाकर फ्यूज होंगे जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होगी। अभी फिलहाल इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मूड नहीं है। अभी इन्होंने अपने प्रोटोप्लाज्म को मिला लिया, ये देखो ना, प्रोटोप्लाज्म को दोनों को मिला लिया, लेकिन अभी इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मूड इस वक्त नहीं है। तो इन्होंने क्या करेंगे, अब ये ऐसे ही न्यूक्लियस को छोड़ देंगे। लेकिन इससे होगा क्या, एक ऐसी हाइफी बन जाएगी जिसमें दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस आ जाएंगे। एक ऐसी हाइफी बन गई जिसमें दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस आ गए। और ऐसी हाइफी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेटेरोकैरियोटिक हाइफी, या इसको कह लें डाइकैरियोटिक हाइफी। यानी ऐसी हाइफी जिसमें दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस हैं। अब देखो जब ये दोनों हाइफी अलग-अलग थी ना, ये एक हाइफी थी, इसमें ये वाला न्यूक्लियस था पॉजिटिव चार्ज वाला, फॉर एग्जांपल ये हाइफी थी, इसमें कौन सा वाला न्यूक्लियस था, नेगेटिव चार्ज वाला। तो अब ये तो मोनोकैरियोटिक थी, इनके दोनों के न्यूक्लियस दो अलग-अलग न्यूक्लियस थे ऐसे। लेकिन जब मिल गई और इनके मिलने से एक नई हाइफी बनी, और उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं हेट्रोकैरियोटिक हाइफी। आगे नाम आएगा हेट्रोकैरियोटिक हाइफी, तो पहले समझ लें कि हेट्रोकैरियोटिक हाइफी क्या है। सच हाइफी हैविंग टू
न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट जेनेटिक टाइप। ये हाइफी क्या होती है? हेट्रोकैरोटिक हाइफी किसको कह रहे हैं? हाइफी having two nuclei of different genetic type, having two nuclei of different genetic type, यानी दो डिफरेंट जेनेटिक टाइप के जो हैं वो क्या है, इनमें न्यूक्लियस हैं, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब ऐसी हाइफी को हम क्या कहेंगे? ऐसी हाइफी को हम कहेंगे हेट्रोकैरोटिक हाइफी। अब बाद में जब इनके क्या कहना चाहिए, न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, वो एक लंबा प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ इतना सा याद रख लें कि ये हेट्रोकैरोटिक हाइफी होती कैसे और बनती कैसे है। तो दो मोनोकैरोटिक हाइफी के मिलने से क्या बनती है? हेट्रोकैरोटिक हाइफी बनती है। और ये मोनोकैरोटिक हाइफी मिलती कब है? जब उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है, मगर मुकम्मल तौर पे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में करेंगे। चलें, इससे कोई क्वेश्चन हो तो करें। ये जो मैंने अभी बताया है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल मुख्तलिफ फंगस के अंदर मुख्तलिफ होती है, लेकिन दो चीजें कॉमन होती हैं कि न्यूक्लियस ने मिलना होता है, मियोसिस होनी होती है। जाइगोमाइकोटा में ये काम जल्दी से हो जाता है, जैसे ही प्लाज्मोगेमी होती है और उसके फौरन ही बाद कैरियोगेमी भी हो जाती है और फिर आगे वाला प्रोसेस भी होता है। लेकिन एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा फंगस का जो ग्रुप है उसमें प्लाज्मोगेमी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो न्यूक्लियस का फ्यूज होना है और मियोसिस होना है, वो प्रोसेस फिर क्या होता है? बाद में होता है। पूछ रहे हो कोई क्वेश्चन इसमें से? जी पूछो। इसमें जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है एक ही हाइफी के अंदर, तो हम इसको डिप्लॉइड तो नहीं कहेंगे ना? नहीं, ये अब इसको डिप्लॉइड तो उस वक्त कहोगे जब ये दोनों मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे दो क्रोमोसोम इसमें, दो इसमें, जब दोनों मिलेंगे तो 4 हो जाएगा, तब आप इसको डिप्लॉइड कहोगे। लेकिन जब इसमें मियोसिस हो गई तो दोबारा ये दो हो जाएंगे, फिर वो वाला हैप्लॉइड हो जाएंगे। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक आप इनको डिप्लॉइड नहीं कहोगे। यानी आप कह रहे हो कि इस सेल को डिप्लॉइड हम कह दें कि इसमें दो न्यूक्लियस है? नहीं, सेल में तो हेट्रोकैरोटिक की पूरी हाइफी होगी, जब मिलेंगे तब तो होगा ये। और कोई क्वेश्चन? आमिर की आवाज नहीं आती काफी दिनों से। आमिर क्लास ले रहा है? आमिर की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आज क्लास ले रहा है आमिर? सर जी जी। वैसे इनके स्पोर प्रोड्यूस में कितने टाइम लगता है, मतलब कितनी टाइम देते हैं? किस चीज के अंदर? स्पोर प्रोड्यूस होने के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर यस जो है सर। वो फंगस के जो डिफरेंट ग्रुप है उनके अंदर डिफरेंट टाइम टेकन होता है इसके अंदर।